Hello students, welcome back. The chapter 4th motivation video lecture number 8. Yes, this is the last video lecture of chapter 4th motivation. The topic is that the William Oche's Z theory. Yes, इस बच्चों इससे पहले हमने 4 थ्योरीज पढ़ी थी, आपको याद होगा. मैस्लोस नीड थ्योरी, सेकंड एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थर्ड हेज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी और लास्ट हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं विलियम ओचीज जेड थ्योरी. चलिए बात करते हैं. इसको बनाने वाले थे विलियम ओची, जिन्होंने एक बुक लिखी थी हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंजेस, कि अमेरिकन बिजनेस किस तरीके से जापानीज चैलेंजेस से मीट करता है. बच्चों सुनिए मेरी बात. विलियम ओची इज द फेमस साइकोलॉजिस्ट. इन्होंने कई थ्योरीज दी थी, कई लॉज दिए थे और 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से विलियम ओची की जेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और वैसे भी ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है. क्यों है बता रहा हूँ. टुडे यू आर इन द क्लास 12th क्लास के बाद में आप लोग बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, एमबीए करेंगे, सीए करेंगे, सीएस करेंगे, एट लास्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे. क्लियर. कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के बाद में ये विलियम ओचीज की जेड थ्योरी आपको लगेगा कि यार मैंने ये पहले 12th में पढ़ा था, अब मैं इसका प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, अब ये मेरे ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही है और मैं मेरे कलीग्स पर, मैं मेरे सबऑर्डिनेट्स पर, मेरे सुपीरियर मेरे ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं और मेरे सबऑर्डिनेट्स के ऊपर मुझे इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है. आपको समझ में आ जाएगा. चलिए इसमें बच्चों इस थ्योरी में क्या था. इस थ्योरी में विलियम ओची ने क्या किया था बच्चों. इस थ्योरी में विलियम ओची ने अमेरिका और जापान, आप जानते हैं दोनों आज वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी पावर है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास से होके निकलता है. वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली ये कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर जाकर पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर जॉब करने के लिए पहुँचते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर विलियम ओची ने अमेरिका और जापान, इन दोनों की जो बेस्ट कंपनीज थी उनके ऊपर रिसर्च किया. विलियम ओची ने इन दोनों कंट्रीज की बेस्ट कंपनीज के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में एक डिसीजन दिया. रिसर्च करने के बाद में एक डिसीजन दिया कि जितनी भी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज है, टॉप कंपनीज है, वो कुछ फीचर्स अपनाती हैं, कुछ उनके सिम्टम्स होते हैं, कुछ उनके फीचर्स होते हैं, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसको लेकर वो काम को आगे बढ़ाते हैं, जिसको लेकर वो काम को रन करते हैं, जिसको लेकर वो काम अपने सबऑर्डिनेट्स को, कलीग्स को लेके आगे जाते हैं. यस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमेरिका और जापान की बेस्ट कंपनीज की. तो उन्होंने क्या किया, कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए. वो पॉइंट्स हर बेस्ट कंपनी के अंदर होते हैं और अमेरिका और जापान की जितनी भी बेस्ट कंपनीज थी, जितनी भी टॉप कंपनीज थी, उन सब के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल थे. अब हम उन फीचर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो फीचर्स क्या क्या थे. वन बाय वन हम हर फीचर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि वो कौन से फीचर्स थे जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में होते हैं, जो अमेरिका की और जापान की बेस्ट कंपनीज में जो फीचर्स थे. और अगर वो फीचर्स हम लोग अपना लें तो ऑब्वियसली हमको बेस्ट होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती. चलिए हम बात करते हैं. पहला फीचर जो था बच्चों वो था लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, पूरी जिंदगी की नौकरी. अब यहाँ पर पूरी जिंदगी की नौकरी का मतलब बच्चों क्या होता है कि इसका मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि एम्प्लॉय अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय अगर वर्क नहीं कर रहा है, अपनी एफिशिएंसी को डाउन कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, उसके बाद भी कंपनी उससे कंटिन्यू करेगी. यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है. यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब भी जापानीज कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज जब भी
जापानीज कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती थी, जब भी जापानीज और अमेरिकन कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती थी, तब वो उनका जो इंटरव्यू सेशन है, ट्रेनिंग सेशन है, रिक्रूटमेंट सेशन है, वो इस तरह का होता था कि उनको आप भले ही रखने में टाइम लगाओ, आप उनको भले ही रखने में टाइम लगाओ, लेकिन उनको अच्छी तरीके से चेक करो, ताकि वो आपके यहाँ पे लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट को ले सके, आपके यहाँ पर लाइफ टाइम काम कर सके। ऐसा नहीं है कि हमें एम्प्लॉय से आज काम करना है, आज उससे 3 साल काम कर लिया, हमने उसको छोड़ दिया। नहीं, जो बेस्ट अमेरिकन और जापानीज कंपनी थी वो अपने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते समय बहुत ध्यान से काम करती थी, ठीक है। उनके सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स, उनकी डिग्रीज, उनके ट्रेनिंग्स, उनके डिप्लोमाज, सबको अच्छी तरीके से चेक करके, ट्रेनिंग देके, एग्जाम लेके, इंटरव्यू लेके अच्छी तरीके से सेलेक्ट करती थी। लेकिन वो जिनको सेलेक्ट करते थे उनको लाइफ टाइम अपने पास में रखते थे। ऐसा नहीं था कि आज उनको रख लिया और 5 साल बाद निकाल दिया उनको। इसका मतलब ये भी नहीं है कि निकाला ही नहीं जाएगा उनको, जो काम नहीं करेगा उसको निकाला भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाला जाएगा, लेकिन बिना किसी रीज़न के उसको नहीं निकाला जाएगा। दूसरी बात, अगर वो एम्प्लॉय खुद अपनी जॉब को छोड़ के जाना भी चाहेगा, अगर वो एम्प्लॉय अपनी जॉब को छोड़ के भी जाना चाहेगा, तो कंपनी उससे बात करेगी कि सर क्या प्रॉब्लम है, सैलरी इशू है, वो हम देख लेंगे, ठीक है, और कोई कारण है, वर्किंग आवर्स है, रेस्ट इंटरवल्स है, वो भी हम देख लेंगे। लेकिन आप इस तरीके से कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकते। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का पूरा ध्यान रखेगी कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो प्रॉपर टाइम पे, ऑन टाइम पे उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ताकि एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म तक कंपनी के अंदर बना रहे। क्लियर है बच्चों? तो जब तक एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म के लिए बना रहेगा, तो एम्प्लॉय जितने ज्यादा टाइम तक कंपनी में रहेगा, वो उस कंपनी की पॉलिसी को उतना ही अच्छा समझेगा, वो उस कंपनी की पॉलिसी को उतना ही अच्छा समझेगा और उस कंपनी के लिए 100% डिवोशन पॉलिसी से काम करेगा। 100% डिवोशन पॉलिसी का मतलब होता है कि एम्प्लॉय कंपनी के लिए पूरी तरीके से डिवोट हो जाए, पूरी तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे। चलिए बच्चों, सेकंड बात थी स्लो प्रमोशन। जो अमेरिका और जापान की बेस्ट कंपनीज थी, उनमें एक कॉमन सिम्टम था। अमेरिका और जापान की कंपनी में कॉमन सिम्टम था, वो अपने एम्प्लॉयज को प्रमोशन स्लो बेसिस पर देते थे, उनको प्रमोट धीरे करते थे। और वहां पर प्रमोशन करने का एक अलग ही तरीका था। वहां पर यह नहीं था कि आज कोई मिस्टर एक्स है, उसने अच्छा काम किया, उसे प्रमोट कर दिया, उसे कहाँ बिठा लिया, सिर पे बिठा लिया, उसे खूब प्रमोट कर दिया। नहीं, अमेरिकन और जापानीज कंपनी में कॉमन सिम्टम ये था कि वहां पर जो ग्रोथ है वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती थी। जो ग्रोथ है वो अच्छा काम तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छे काम के साथ साथ वहां पर जो ग्रोथ है, जो प्रमोशन है, वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता था। एम्प्लॉयज को जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतनी ज्यादा उसकी ग्रोथ होगी, उतना ही ज्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन ने अच्छा काम किया, एकदम से उसको बहुत ऊपर कर दिया और काम खराब करते फिर नीचे ले आए। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर जो डेवलपमेंट है, जो प्रमोशन है, वो एक्सपीरियंस के बेस पे दिया जा रहा था। क्लियर है? और ये सिम्टम दोनों कंपनीज में इक्वली काम कर रहा था। चलिए बात करते हैं बच्चों थर्ड की, कैरियर पाथ। अमेरिका और जापान की जो बेस्ट कंपनीज थी, वो अपने एम्प्लॉयज को कैरियर पाथ अवेलेबल करवा रही थी। कैरियर पाथ अवेलेबल कहने का मतलब क्या है? अगर उन्हें किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, अगर उन्हें किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो वो डिग्री उनको अवेलेबल करवाई जाएगी, उनको पढ़ाया जाएगा। अगर उन्हें किसी अच्छी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, वो ट्रेनिंग उनको अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। अगर उन्हें और किसी डिप्लोमा की नीड है, वो उन्हें अवेलेबल कराया जाएगा। ऐसा कोई ट्रेनिंग सेशन है जिससे उस एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो सके, उस एम्प्लॉय को कुछ नया मिल सके, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर वो एम्प्लॉय सीखना चाहता है, कुछ नया काम अगर वो एम्प्लॉय करना चाहता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी पे अगर वो काम करना चाहता है, तो कंपनीज उसको कैरियर पाथ अवेलेबल कराएगी। कंपनी उसको वो ट्रेनिंग, वो डिग्री, वो डिप्लोमा
दिलवाएगी। दिलवाने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कंप्लीट प्रोसेस से दिलवाएगी, जैक चेक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कंप्लीट प्रोसेस का मतलब होता है आप आइए, बैठिए, पढ़िए, ट्रेनिंग दीजिए, एग्जाम दीजिए, पास होइए, आपका वेलकम है वापस से इस कंपनी के अंदर। आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ट्रेनिंग के टाइम भी रहेंगे और ट्रेनिंग के बाद भी रहेंगे, ठीक है। बस उस ट्रेनिंग से क्या होता है, क्योंकि देखिए हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका और जापान की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर अगर आपको ट्रेवल करना है, वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर आपको ट्रेवल करना है, आपकी कंपनी को ट्रेवलिंग करानी है, आपकी कंपनी को और कंपनीज के साथ में चलाना है, तो आपको उसके इक्वल पहुंचना पड़ेगा। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। और लेटेस्ट टेक्निक का मतलब होता है बच्चों, रोज नई टेक्निक्स आती हैं मार्केट में। मार्केट में रोज नई टेक्निक्स आती हैं। आप मोबाइल देखते हैं ना, मोबाइल्स में आपको आज देखते हैं कि आज आपने जो फोन लिया है, आज से 1 महीने बाद ही कंपनी उसका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च कर देती है। वो क्यों? नई टेक्निक के साथ, क्योंकि आपको वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना प्लेस बनाना है, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर आपको रहना है। तो कंपनीज क्या करती है, कैरियर पाथ अवेलेबल कराती है अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में काम कर सकें, अपना बेस्ट दे सके। एम्प्लॉयज़ कंपनी को जितना बेस्ट देगा, एम्प्लॉयज़ कंपनी को जितना बेस्ट देगा, कंपनी की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। कंपनी की ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा उस एम्प्लॉय का प्रमोशन होगा, और एम्प्लॉय का प्रमोशन जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा वो मोटिवेट होगा और अच्छा काम करने के लिए आगे आएगा। चलिए बात करते हैं बच्चों, फोर्थ, एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटी। एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटी का मतलब होता है कि अमेरिकन और जापानीज़ कंपनी पे जब रिसर्च किया गया, तो ये देखा गया कि ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ह्यूमैनिटी के साथ में ट्रीट करते हैं, मतलब मानवता से काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनको एम्प्लॉय समझते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम नहीं समझते, या फिर उनकी पर्सनल प्रॉब्लम से कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कंपनी अपने हर एम्प्लॉय की पर्सनल प्रॉब्लम से लगातार कोऑर्डिनेट होती रहती है। उनकी बात को समझा जाता है, एम्प्लॉय को समझा जाता है, एम्प्लॉय के मेंटल कंडीशन को समझा जाता है, एम्प्लॉय की फिजिकल कंडीशन को समझा जाता है कि क्या किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर एम्प्लॉय फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली डिस्टर्ब होता है, अगर एम्प्लॉय फाइनेंशियली, फिजिकली या फिर मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट उसके जॉब पर पड़ेगा। उसका जो इफेक्ट है सीधा सीधा उसकी जॉब पर पड़ेगा। और उसकी जॉब पर इफेक्ट पड़ने का मतलब क्या होता है बच्चों, वो अपने काम में 100% आउटपुट नहीं दे पाएगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो कंपनी क्या करती है, एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के बेस पे काम करती है। ह्यूमैनिटी का बेस का मतलब क्या होता है, वो सभी एम्प्लॉय से मानवता से काम करवाती है और उनकी बात को समझती है, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स मान के सॉर्ट आउट करने का 100% एफर्ट्स करती है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉस तो एक है, एम्प्लॉयज़ 1000 है, तो 1000 आदमी की 1000 प्रॉब्लम भी होंगी, उन 1000 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होगा, कंपनी ये ट्राई करती है कि उनकी पॉलिसीज कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। चलिए बात करते हैं, सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि डिसीजन केवल बॉस का ही नहीं होता है, डिसीजन केवल एंटरप्रेन्योर का ही नहीं होता है। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करती है कि आप आइए, और अगर आपके पास में कोई आइडिया है जिससे हम अपना डिसीजन ले सकें, कोई आइडिया है, कोई प्लान है जिससे हम डिसाइड कर सकें हमें करना क्या है, तो उन्हें कलेक्ट करती है। इसी को बोलते हैं कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जैसे सपोज करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ये ए क्या है साहब, बॉस है। अब ए के सामने कोई प्रॉब्लम आई, अब ए के अंडर में ये 4 लोग काम करते हैं, बी, सी, डी, ई।
तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक ही। लेकिन जो अमेरिका और जापान की बेस्ट कंपनीज है उसके अंदर क्या होता है, वो बी से, सी से, डी से और ई से इन सब चीज़ों को डिस्कस करेगा, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा और सबसे बोलेगा भैया अगर किसी के पास में कोई अच्छा प्लान है तो बताओ, अगर किसी के पास में कोई अच्छी स्ट्रेटेजी है, अच्छा प्लान है तो बताओ, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और इन सब ने अपना अपना प्लान बनाकर इसको देंगे, जिसे क्या करेगा, ये कलेक्ट करेगा और डिसीजन मेक करेगा, कलेक्ट करेगा और डिसीजन मेक करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एम्प्लॉयज़ समझ के ट्रीट नहीं करते, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को ये समझा जाता है कि एम्प्लॉयज़ का दिमाग और हमारा दिमाग दोनों बराबर है। हो सकता है कि मेरे माइंड में कोई आइडिया नहीं आया हो लेकिन वो बी के माइंड में आ जाए। यहाँ पर ए यही सोच रहा है, अच्छा यहाँ पर ए क्या सोच रहा है कि हो सकता है कि ऐसा कोई आइडिया हो जो मेरे दिमाग में नहीं आए, बी के दिमाग में आ जाए, बी में नहीं आया, सी में आ जाए, डी में आ जाए, ई में आ जाए। अगर ये अपने दिमाग से काम करता तो इसके पास बच्चों कितने आइडिया होते? एक। अब इसने काम किया इन सबके दिमाग से तो कितने आइडिया हो गए? 3, 4, 5। एक बात बताओ, अकेला आदमी का दिमाग सही काम करेगा या 5 लोगों का दिमाग सही काम करेगा? हो सकता है कि वो बी की पॉलिसी को अडॉप्ट कर ले, हो सकता है सी कर ले, डी कर ले, ई कर ले, या फिर सबको मिलाकर कर ले, या फिर सबको मिलाकर कर ले। समझ गए बच्चों? इसी को बोलते हैं कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। लास्ट पॉइंट है बच्चों इनफॉर्मल कंट्रोल। इनफॉर्मल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? बॉस जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को, बॉस जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को इन कंट्रोल रखता है, इन कंट्रोल रखता है। लेकिन इस इन कंट्रोल होने के पीछे केवल फॉर्मेलिटीज ही नहीं होती, वो इनफॉर्मल रिलेशंस भी बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो जब भी इनसे इन्हें कोई काम बोलेगा वो एज ए बॉस बोलेगा, एज ए ऑर्डर देगा। वो कभी कभी क्या होता है, वो इन सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी एडवाइस भी दे सकता है, उनसे प्यार से बात भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा उसे ऑर्डर ही दिया जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इनफॉर्मल कंट्रोल। कहने का मतलब क्या होता है? फॉर्मल कंट्रोल आप सबको पता है, कोई भी ऑर्डर बॉस का होगा उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर बॉस अपनी पोस्ट से साइड में आके, अपनी पोस्ट से साइड में आके एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज ए फैमिली मेंबर अगर एम्प्लॉय को समझाता है, किसी काम को करने के लिए एनकरेज करता है, किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करता है, या कुछ गलती उससे हो गई है तो उसको रोकता है, उसको बताता है कि आपकी ये गलती थी, आपको रिपीट नहीं करना है इसको, तो बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग इनफॉर्मल कंट्रोल। इनफॉर्मल कंट्रोल के अंदर फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि इनफॉर्मल कंट्रोल का मतलब होता है बच्चों कि जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर ये चाहता है कि मैं उसे एज ए बॉस ट्रीट नहीं करूँ, मैं उसे एज ए फ्रेंड ट्रीट करूँ, ऐसे एज ए कलीग ट्रीट करूँ। ऐसे कलीग ट्रीट करेंगे तो पता है इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो सबऑर्डिनेट से ये इसको अपना दोस्त समझेंगे, दोस्त की बात आदमी ज़्यादा मानता है, ठीक है। ये है आपका इनफॉर्मल कंट्रोल। इसी के साथ ये चैप्टर 4th मोटिवेशन आपका खत्म होता है। इसके अंदर टोटल मैंने 8 लेक्चर्स दिए हैं, ठीक है। कहीं पर भी गलती हो आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आऊँगा आपके लिए चैप्टर नंबर 5 लीडरशिप, वो भी इसी यूनिट का है, वो भी यूनिट नंबर 2 का ही चैप्टर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 लीडरशिप के ऊपर। जब तक गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस नहीं आती है, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, पढ़ाई मत छोड़िए, रेगुलर बने रहिए, क्योंकि अगले साल बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन टाइम होने वाला है। अगले साल बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन टाइम होने वाला है। अभी तक हमारा सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आया है, आएगा तब उस पर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।